कि अधिकारी भी अगर आएंगे तो उनको भी कोर्ट तक घसीटने का हम काम करेंगे, यानी अधिकारियों को भी सचेत कर रहे हैं विपक्ष के नेता। ये साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष के नेता अधिकारियों को भी सचेत कर रहे हैं। अनिल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और 7 बजे का वक्त आप जानते हैं कि न्यूज पॉइंट का वक्त होता है, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूज पॉइंट देखने के लिए जो साथी जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन दोस्तों, और आज विपक्ष का उम्मीदवार भारी पड़ता हुआ कैसे दिखाई दे रहा है, इस पे हम बात कर रहे हैं। हमारे तमाम साथियों से, आप लोगों से गुजारिश बस यही है कि थोड़ा शॉर्ट में अपनी बात आप लोग रखिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बातें, कई राउंड में आप लोगों की बातें हम ले पाए। और पैरेलली इधर हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है, उधर नेपाल में जो कुछ चल रहा है। नेपाल में आज की तारीख में कुछ भी नहीं है, यानी सत्ता नहीं है, न ही वहां राष्ट्रपति है, न वहां प्रधानमंत्री है, न वहां संसद है, न वहां सुप्रीम कोर्ट में। वहां सुप्रीम कोर्ट है लेकिन आग लगा दी गई। कई वहां एक एयरपोर्ट पे आग लगा दी गई, मीडिया हाउस में आग लगा दी गई। तो वहां नेपाल में एक अलग तरह का आलम है, कुछ भी नहीं नेपाल में। लेकिन हमको क्यों डरना चाहिए? इसलिए डरना चाहिए क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार से लगा हुआ बॉर्डर नेपाल का है। पड़ोसी देश हमारा सुरक्षित रहे, हमारा पड़ोसी सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित होंगे, यह हमेशा कहा जाता है। नेपाल में क्या चीन ने कुछ किया है? क्योंकि चीन और नेपाल की नजदीकियां बढ़ गई थी। केपी शर्मा ओली साहब काफी नजदीक चले गए थे चीन से। जब वो प्रधानमंत्री बने तो भारत आने से पहले चीन चले गए। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं। नेपाल की सियासत हमसे धीरे धीरे दूर होती गई, और जैसे जैसे इधर नरेंद्र मोदी मजबूत होते गए, उधर नेपाल हमसे दूर होता गया। जैसे जैसे नरेंद्र मोदी मजबूत होते गए, वैसे वैसे हमसे दूसरे हमारे पड़ोसी देश दूर होते गए। और एक बात और भी है, नरेंद्र मोदी जी जिससे मिलते हैं उसकी सत्ता चली जाती है, यह भी कहा जाता है। अभी ओली साहब से मिलकर आए थे, अभी ओली साहब से नरेंद्र मोदी वहां मिलकर आए थे चीन में, अभी जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी। उनको इस्तीफा देना पड़ा, कहां है वो पता नहीं। लेकिन चलिए, ये सब चीजें चूंकि घटनाक्रम का एक हिस्सा है, इसलिए ये बात रख रहा हूं। इधर हिंदुस्तान में उपराष्ट्रपति का चुनाव, और इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया गठबंधन का जो विपक्ष का जो जो कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी, वो काफी भारी पड़ते हुए, जीते हारे ये बात नहीं है, लेकिन भारी कैसे पड़ते हुए दिखाई दिए। एक ओपनिंग कमेंट जल्दी से अनिल सिन्हा जी आपके पास आना चाहता हूं। आपको क्या ये कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी भारी दिखाई दिए? मैं जीत हार की बात नहीं कर रहा हूं, भारी मतलब जीत हार से मत लीजिएगा। भारी देखे क्या है, सुदर्शन रेड्डी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो जो संविधान के पक्ष में जो लोग हैं उनका 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 वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक आइडियोलॉजिकल जो लोकतंत्र के लिए जरूरी कैंडिडेट चाहिए वो उनका है, मतलब वो उसका प्रतिनिधि है। दूसरा है क्या कि सबसे बड़ी बात ये है कि उनका जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है जो सीपी राधाकृष्णन साहब की है। वो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, महामहिम हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं है क्या कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करा लिया आपने यहाँ बुला करके, और वो जो है ढूंढ रहे हैं क्या कि किस तरह से एक पार्टीजन, एक जो है मतलब जो लोकतंत्र में जिसकी बहुत कम आस्था हो। दूसरा है आरएसएस के प्रचारक के रूप में एकदम घोषित रूप से जो संगठन जो है इसके खिलाफ है, लोकतंत्र के और ये क्या कहते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों के, उनके उसके प्रतिनिधि के रूप में उनको प्रचारित किया गया। वो कहा बाकायदा आरएसएस ने पहले से ही कह रखा था, सारा मीडिया उनका जो था वो बोल रहा था कि आरएसएस का आदमी होगा, आरएसएस का आदमी होगा। इसके लिए एनडीए से कोई उन्होंने सलाह मशविरा करके कैंडिडेट नहीं किया, आरएसएस ने ये कैंडिडेट तय किया। इसीलिए भारी तो वो है आइडियोलॉजिकली भी, व्यक्तित्व के हिसाब से भी, लोकतांत्रिक जो उनकी विरासत है, जिस तरह का वो मतलब न्याय प्रिय है, और जो जिस तरह की जो उन्होंने ये किया है, जिसकी अपने चर्चा भी की, उन्होंने आरोप भी लगाया सलवा जुडूम वाले मामले को लेकर के। तो ये जो है एक ऐसे समय में जब लोकतंत्र जो है एकदम ये में है, क्या कहते हैं रिसीविंग एंड पे है, उसको ढकियाने की कोशिश की जा रही है, उसमें वो बहुत ही भारी है। दूसरी बात मैं उसको एक तरह से और देखता हूँ कि बीजेडी, बीआरएस या अकाली दल, ये तीनों अलग हो गए। इसका मतलब ये है कि वो जो कैंडिडेट है और जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की और जो मोदी जी का ब्रांड है, तीनों को रिजेक्ट किया उन्होंने। उसको इस तरह मत देखिए कि वो जो है, अगर यही मोदी जी का ब्रांड बहुत इफेक्टिव होता तो वो लोग आराम से उनको बोलते कि भाई हम उनको वोट देते हैं। लोग इसका इंटरप्रेट कर रहे हैं क्या कि भाई वो तो इसीलिए भी आए बाहर
क्योंकि मतलब बायकॉट किया क्योंकि वो वोट जा सकता था विपक्ष को कैसे जा सकता था। ये लोग कभी भी इंडिया गठबंधन की पॉलिटिक्स से साथ नहीं रहे हैं, ये तो एनडीए के ही लोग रहे हैं। और ये क्यों गए ये भी जानना चाहिए कि वाईएसआर की पार्टी हो चाहे ये तीनों पार्टी का बायकॉट हो, ये सब पर जो है तलवार लटकी हुई है ईडी की या कोई दबाव है, जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। नहीं तो ये इधर आते, लेकिन ये इधर आ नहीं सकते थे क्योंकि इंडिया गठबंधन के पॉलिटिशियन का कोई रिश्ता नहीं है। तो इसीलिए ये भी कि मोदी ब्रांड को सपोर्ट करना उनको जरूरी नहीं लगा। उनको लगा कि अगर सपोर्ट करेंगे तो जो भी उनका सपोर्ट बेस है, जो उनका जनाधार है अपने क्षेत्र में, वो चला जाएगा। तो ये जो बायकॉट है उसको इंटरप्रेट करना भी अलग तरीके से होना चाहिए। और वो जो है मुझको लग रहा है क्या कि हम लोग इसको करें। दूसरा है क्या कि अगर 2 या 4 वोट भी अगर इनके खिलाफ जाता है तो समझ लीजिए कि जी थोड़ा आना चाहता हूं थोड़ा आप लोग शॉर्ट में अपनी अपनी बात रखिए, लगातार हम लोग चर्चा करेंगे। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम लोग इसी मसले पे खासकर उपराष्ट्रपति का चुनाव और उसमें क्या अपडेट्स हैं। 768 सांसदों ने वोट डाले, 781 सांसदों को वोट डालने थे, जिसमें से 13 सांसद गैर हाजिर रहे, जिसमें बीजेडी और बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति जो तेलंगाना की पार्टी है, के चंद्रशेखर राव की पार्टी है जो पहले टीआरएस होती थी अब बीआरएस है, बीजेडी आप जानते हैं कि नवीन बाबू यानी नवीन पटनायक की पार्टी और वो भी, और साथ साथ एक शिरोमणि अकाली दल के एक सांसद और एक निर्दलीय। इस प्रकार टोटल 13 सांसद इसमें हिस्सा नहीं लिए, इन्होंने बायकॉट किया था। चंद्रशेखर आजाद ने बी सुदर्शन रेड्डी का पक्ष लिया, पहले ही उनके समर्थन की घोषणा की। हनुमान बेनीवाल ने घोषणा की कि हम सुदर्शन रेड्डी के साथ हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की कि हम उनके साथ हैं। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि हमारे सांसद उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। यानी अब इंडिया गठबंधन का कुनबा क्या यहां से बढ़ा है, एक बड़ा सवाल यहां पे आता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि टीडीपी में क्या क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या बीजेपी और जेडीयू में भी क्रॉस वोटिंग हुई है, यह सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। 768 वोट पड़े और 768 में से बताया जा रहा है कि 427 एनडीए के सांसद थे और 427 सांसदों ने वोट डाले हैं एनडीए के। और क्या इन लोगों ने टोटल वोट डाले सीपी राधाकृष्णन को या यहां भी क्रॉस वोटिंग हुई है, तो यह सब कुछ निकल के बाहर आएगा। वोटों की गिनती चालू हो गई है और उसके बाद धीरे धीरे जैसे छन छन के चीजें आती हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे यह जानना, शकील जी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? और यह सबसे बड़ी चीज है कि एक जो तस्वीर है, इस तस्वीर का कोई असर पड़ते हुए दिखा है कि नहीं दिखा, यह भी हम लोग कहेंगे, देखेंगे आने वाले समय में। क्योंकि एक साथ नितिन गडकरी और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों सुबह से पिक्चर ऑफ द डे ये आप देख रहे हैं, साथ साथ पहुंचे, हाथ में हाथ डाले, आगे बढ़ते हुए, एक दूसरे को सहारा देते हुए, लेकिन यहां डरो मत का नारा भी मजबूत करते हुए नजर आए नितिन गडकरी साहब, जो अपनी पार्टी और अपने ही पार्टी के मुखिया यानी नरेंद्र मोदी ही हैं। नरेंद्र मोदी से हमेशा आंख में आंख मिलाकर बात करते हुए नजर आते हैं। जब मोदी आते हैं सब खड़े हो जाते हैं, ये बैठे रहते हैं। शकील जी आपने कई बार देखा होगा सदन के अंदर, और आप तो एक एक प्रोसीडिंग की रिपोर्टिंग करते हैं, ये हमेशा बैठे रहते हैं। लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी जी आंखें तिरछी करके देखते हैं क्या इनकी तरफ, गडकरी की तरफ? देखिए, इस चित्र की सबसे बताते हैं हम आपको, इस वीडियो की सबसे खास बात यह है जो आप दिखा रहे हैं, ये वहां सब लोग देख रहे थे उस वक्त। गडकरी जी हाथ छुड़ा के भागे नहीं। संसद के जाने के रास्ते में बहुत सारे नेता, बहुत सारे मंत्री मिल जाते हैं, लेकिन वो राहुल गांधी से, गडकरी जी से बच के निकलने की कोशिश करते हैं। राजनाथ सिंह जी मिल जाते हैं तो जल्दी से नमस्कार का जवाब दे के बच के निकल जाते हैं। गडकरी जी बड़े मस्ती में हाथ थामे हुए खड़गे जी का साथ साथ चलते रहे और उनकी बातों पे मुस्कुराते रहे। अपने तरीके से खड़गे जी उनको बोलते रहे। दूसरी बात जो आपने कहा, अब वो बात, मोदी जी जो है किसी की तरफ तिरछी नजर से नहीं देखते, आंखें झुकाए हुए आते हैं
और आंखें झुकाए हुए बैठ जाते हैं। जब उनकी पार्टी में शत्रुघ्न सिन्हा थे तो शत्रुघ्न सिन्हा उनके सामने जिस तरह से आते थे तो वो उनका भाव ऐसा होता था जैसे चैलेंज करने के लिए आ रहे हों। आमतौर पे होता यह था कि अगर नरेंद्र मोदी वैसे तो बहुत कम आते हैं, अगर आके कहीं अपनी सीट पे बैठ गए तो उसके बाद बीजेपी का कोई सांसद जो है सदन में आने की हिम्मत नहीं कर पाता था, वो पीछे होता था तो पीछे ही कहीं बैठ जाता था। लेकिन शत्रु आगे बैठते थे और वो फिल्मी स्टाइल में अपनी चौड़ी छाती करके उसी तरह आते थे और बैठ जाते थे। यही हाल गडकरी जी का है। गडकरी जी भी किसी की तरफ देखते नहीं हैं, अपने आराम से आते हैं वो और आके बैठ जाते हैं। आपको याद होगा कि जब नोटबंदी हुई थी और कैबिनेट की मीटिंग में मोदी जी ने इसके बारे में बताया था, इन्फॉर्म किया था, सलाह मशवरा नहीं किया था, कोई राय नहीं ली थी, सिर्फ इन्फॉर्म किया था। उस वक्त एक सवाल पूछा था और वो सवाल गडकरी जी का था। गडकरी जी ने मोदी जी से पूछा था कि क्या आपने इसके फायदे नुकसान पर विचार कर लिया है। बाकी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कहने की। तो गडकरी जी को हम बहुत पहले से जानते थे, जब वो अध्यक्ष बने बीजेपी के, मिलने के लिए भी आए वो। तो गडकरी जी के अंदर एक हिम्मत है, साहस है, और वो उनको साहस आता है आरएसएस से, नागपुर से, वहीं के सांसद हैं वो। और जिस वक्त गडकरी जी को अध्यक्ष बनाया गया था तो आपको याद होगा कि बीजेपी के लोग भी नहीं जानते थे गडकरी जी है कौन। सिर्फ महाराष्ट्र में मंत्री रहे थे वो, और एक उन्होंने पुल बनाया था, बड़ा फ्लाईओवर, जिसके लिए वो जाने जाते थे और उसी की चर्चा अक्सर करते थे वो। लेकिन आरएसएस के बहुत खास थे वो। तो गडकरी जी में कुछ बात है जी। और जैसा कि अभी डॉक्टर राकेश पाठक बता रहे थे, जो एथेनॉल का मामला है, तो एथेनॉल का मामला कहां से आ गया। इतने बड़े बड़े मामले छुपे हुए हैं जो दुनिया के सबके सामने दिख रहे हैं, वो मामले नहीं आ पा रहे। मीडिया उन पर बात नहीं कर रहा है, विपक्ष लेके घूम रहा है, बताता है कि देखिए क्या हो रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। और एथेनॉल के मामले पे टीवी डिबेट्स हो रही हैं। जी बिल्कुल, सारी डिटेल बताई जा रही है। जी शकील जी, ये जो है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं एथेनॉल के मामले में, और वहां नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी और एथेनॉल का मामला, इन सब पे आएंगे। लेकिन अभी जो चल रहा है वो उधर काउंटिंग चल रही है, वोटों की गिनती चल रही है, और बैलेट पेपर से ये चुनाव, और इस चुनाव में जो बार बार डिमांड किया जाता है कि देश में बाकी जो चुनाव है वो भी बैलेट पेपर से हो, बैलेट पेपर से हो या किसी भी चीज से हो, ईवीएम से हो। सवाल ये उठता है कि आखिर जब मतदाताओं के नाम ही काट के हटा देंगे आप अपने हिसाब से मतदाता रखेंगे, तो फिर जीत और हार का जो रियल जीत और रियल हार होगी वो किसकी होगी वो सबको पता चल जाता है। और यही अभी हो रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा यहां बुलंद हो रहा है पूरे देश में, इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहां इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्सपोज हो रहा है। इलेक्शन कमीशन सत्ता पक्ष का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है ये आप लोगों को हम लगातार बता रहे हैं, जो वहां पर सुनवाइयां चल रही हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। लेकिन यहां पर एक चुनाव उपराष्ट्रपति का, और इस चुनाव की जरूरत क्यों आन पड़ी, इसीलिए क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब से इस्तीफा ले लिया गया। हालांकि जगदीप धनखड़ साहब से इस्तीफा लिया गया है, यह सवाल पूछा गया सत्ता पक्ष से, तो उनका जवाब था कि नहीं, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। लेकिन 12 घंटे बाद अगर नरेंद्र मोदी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अगर आज 1.5 महीने बाद भी उनकी एक ऑफिशियल विदाई नहीं होती है, तो इसे क्या माना जाए। और डॉक्टर राकेश पाठक जी सही कह रहे थे कि हो सकता है कल से वो उस भवन से, अंधेर कोठरी से जो है उससे बाहर निकाले जाएं। लेकिन सवाल यही है कि देश का उपराष्ट्रपति, सेकेंड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और वो अगर इतना सब करने के लिए बाध्य हो जाए तो अगले जो उपराष्ट्रपति आ रहे हैं क्या उनको यह पता नहीं होगा? क्या उनको पता नहीं होगा अगले उपराष्ट्रपति को कि आखिर अगर सीपी राधाकृष्णन को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि पता नहीं गडकरी यहां जगदीप धनखड़ वाला हाल मेरे साथ ना हो जाए, और इसलिए अंदर खाने ये कहते हैं कि भाई रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को ही वोट देना, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रशांत जी मुस्कुरा रहे हैं, डर तो है, डर तो है। धनखड़ एपिसोड में कई सारे संदेश गए हैं बाहर। एक संदेश ये गया है कि बीजेपी ऐसे प्रयोग कम करती है
कि गठबंधन की राजनीति में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन जो है वो बीजेपी आरएसएस के बाहर के लोगों को दे दें। धनखड़ बीजेपी के बाहर, आरएसएस के बाहर के आदमी थे। भले उन्होंने संसद के अंदर अपने आप को एकलव्य बता दिया था, लेकिन वो आरएसएस के नहीं थे। और बीजेपी के अंदर जो आरएसएस की बैकग्राउंड का नहीं होता है वो दूसरे नंबर का नागरिक है। वहां पे वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है, वो नंबर 1 नहीं है। कभी उसको पार्टी अध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट या ये ऐसी चीजें नहीं बनाई जाती। गवर्नर जैसा कोई एक नॉन इम्पॉर्टेंट या कोई इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो भी उनको नहीं मिलते। अभी आप देख लीजिए कि जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है वो किनके पास है, जो टॉप 4 होता है, तो वो टॉप 4 बीजेपी के पास है। और वो सारे लोग वही लोग हैं जो कि आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये जो बीजेपी के अंदर बहुत सारे जो धनखड़ जैसे अति उत्साही, जिसको कहा जाता है कि चाय से ज्यादा केतली गरम वाले, जिसमें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हैं जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हैं। ये लोग बाहर के लोग हैं। इनकी कभी भी आरएसएस से आए हुए बीजेपी नेता की बराबरी नहीं हो सकती। एकमात्र प्रयोग बीजेपी ने किया वेंकैया नायडू के बाद धनखड़ जी को लाने का, और वो प्रयोग विफल रहा। धनखड़ जी के इस्तीफे को लेकर बहुत कहानियां हैं। वो क्या कर रहे थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मिले तो क्या बात की, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले तो क्या बात की, क्या वो कुछ और सरकार गिराने की कुछ बातें कर रहे थे, कुछ और बहुत सारी बातें धनखड़ जी के बारे में घूम रही हैं जी। और मुख्य वजह ये हुई थी कि जस्टिस वर्मा का जो इम्पीचमेंट था उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, इम्पीचमेंट नोटिस को, और उसकी कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसमें कि उनका भी रोल हो जाता। जो कमेटी अब बन गई है उनके आरोपों को की जांच करने के लिए, धनखड़ वहां चाहते थे कि वो उसमें उस कमेटी में अगर अपने लोग होंगे तो उनका राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए दबाव बन जाएगा जी। और बहुत सारे लोगों की राय से हो सकता है कि मेरी असहमति हो, धनखड़ जी नहीं बोलेंगे कुछ जी, हो सकता है नहीं बोलेंगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बीच आपको बता दूं कि वोटों की गिनती, वो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। और उससे पहले, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब बैलेट पेपर को छांटा जा रहा था। सफेद कलर के बैलेट पेपर आप देख रहे हैं, 2 लोगों के नाम हैं हिंदी और अंग्रेजी में, और इसमें वरीयता के हिसाब से आपको नंबरिंग करनी होती है। पहली वरीयता प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता वो सांसद तय करते हैं कि उनके लिए प्राथमिकता में पहला नंबर किसका है, दूसरा नंबर किसका है, और इस हिसाब से वोटिंग होती है। और पेन जो है वो एक ही कलर का, एक ही पेन, उसी का इस्तेमाल होता है। ये सारे एक प्रोसेस है ये उपराष्ट्रपति चुनाव। और इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में टोटल सांसद जितने भी होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, यही देते हैं वोट। और 542 लोकसभा के सांसद हैं, आप जानते हैं, और 239 239 इधर राज्यसभा में है। ये दोनों मिलाकर 781 होते हैं, 781 सांसदों में। और जबकि राज्यसभा में 7 सांसद जो हैं उनकी जगह अभी खाली है, एब्सेंट है, वैकेंट है। और ऐसे में 781 में से जो 788 होना चाहिए था, 788 होना चाहिए था, 781 है। और 781 में से 768 लोगों ने, सांसदों ने वोट किए। और बताया जा रहा है कि 427 सांसद एनडीए के उन्होंने वोट किए हैं। और यहां पर उपराष्ट्रपति पद पाने के लिए दोनों में से एक कैंडिडेट को कम से कम मिनिमम 386 वोट चाहिए, 385 वोट चाहिए। जहां तक काउंटिंग कर देखें तो 385 386 चाहिए, शायद इतना ही है, जोड़ के एक बार और देख लूंगा। लेकिन सवाल यही उठता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या यहां पर विपक्ष का जो 385 चाहिए, 385 विपक्ष का जो कैंडिडेट है वो क्या भारी है, विपक्ष का कैंडिडेट क्या भारी है? अमरेंदु जी।
बिल्कुल राजीव जी, फिलहाल तो विपक्ष का कैंडिडेट काफी भारी दिखाई पड़ रहा है और ये भारी भरकम जो है वो जो है साफ तौर पर दिखाई इसलिए पड़ता है कि बेचैनी भारतीय जनता पार्टी में राजीव जी बहुत ज्यादा है। हर तरीके से बेचैनी दिखाई पड़ती है, प्रधानमंत्री की बेचैनी दिखाई पड़ती है, अमित शाह की बेचैनी दिखाई पड़ती है। ये सारी बेचैनी लगातार दिखाई पड़ रही है और सबसे बड़ी बात ये राजीव जी कि अगर कुछ सांसदों को अनुपस्थित कराकर भी, और अगर हम कहते हैं कि एक मतलब छोड़िए आप, अगर दो लोगों का भी अगर क्रॉस वोटिंग हो जाता है एनडीए की तरफ से, तो ये सबसे बड़ी हार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी और उनका तिलिस्म जो पहले ही टूट रहा है वो और ज्यादा टूटता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। दूसरा ये कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन से बाहर के चाहे वो निर्दलीय हो या कुछ अन्य दल हो, उन्होंने समर्थन दिया विपक्षी उम्मीदवार को, उससे भी ये लगा कि संख्या जो बढ़ी है राजीव जी, वो इंडिया गठबंधन के खाते में ही बढ़ी है। एनडीए किसी को भी अपने साथ जोड़ने में नाकामयाब रहा है, ये साफ तौर पर देखने में आया है जिस तरीके से। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा संकट जो है वो एनडीए के सामने दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, वो आशंकाएं राजीव जी तेलुगु बिट्टा के नाम पर व्यक्त की जा रही है कि क्या तेलुगु पार्टियों के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है और आंध्र अस्मिता के नाम पर, तेलुगु अस्मिता के नाम पर जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को वोट किया है। हालांकि ये तभी मालूम पड़ेगा जबकि परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे, लेकिन आशंकाएं इस तरीके व्यक्त की जा रही हैं कि तेलुगु भाषी जो सांसद हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था कि बी सुदर्शन रेड्डी के लिए आप वोट कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से अनिल जी आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन आपसे पहले जरा ये भी बताना चाहता हूं कि इस वक्त काउंटिंग जो है वो चालू है और खबर जैसे आती है, शकील जी से भी मैं कहूंगा कि कोई खबर हो तो जरूर बताएंगे। अनिल जी, इसका कितना असर, इस चुनाव का कितना असर बिहार के चुनाव पे पड़ने जा रहा है? पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा? नहीं देखिए, अगर ये वो मतलब कुछ भी क्रॉस वोटिंग है नहीं, क्योंकि व्हीप नहीं है तो क्रॉस वोटिंग का क्या मतलब है। तो ये जो भी अपने लोगों से मतलब इनकी जितनी संख्या है 427 जो आप बता रहे हैं, उससे एक दो वोट भी गिरा तो इसका एक पॉलिटिकल मैसेज जरूर जाएगा और लोग जो है इसको लेंगे इस तरह से कि ये मोदी जी मैनेज नहीं कर पाए। लेकिन इसमें बहुत हमको लग नहीं रहा है कि इसका कोई बिहार में बहुत बड़ा असर होगा, लेकिन वहाँ बिहार में असर इसका हो रहा है ऑलरेडी कि धनखड़ की जो जिस तरह से वो अनुपस्थित हो गए हैं सीन से और जिस तरह से उनको हटाया गया, ये चर्चा ये बिहार ही नहीं पूरे देश भर में हर जगह जो है इसकी चर्चा हुई है और इसका एक असर है लोगों में कि बीच में ही क्यों किया गया। और राधा कृष्णन को जो हटाया गया मतलब को लाया गया, तो कहीं ये तो नहीं है, मतलब है ही वही बात कि धनखड़ ने को जबरदस्ती करके उनकी मतलब उनको निकाल करके जगह बनाई गई। तो ये तो आएगा और इसका और कोशिश करेगी एनडीए, अगर उनको 427 से अगर ऊपर आ गया या 427 अगर आया तो 427 प्लस आने पर वो उसको कहेंगे कि देखिए किस तरह से ये है। लेकिन वो बिहार में उसका लोग बिहार में या कहीं भी हिंदुस्तान में लोग जानते हैं कि जो सांसद इधर से उधर जा रहे हैं, अगर सत्ता पक्ष वाला ला रहा है उनको तो निश्चित तौर पर वो ला रहा है पैसे या क्या कहते हैं किसी लोभ या किसी दबाव से, तो इसीलिए वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। पब्लिक परसेप्शन में ऐसा मुझको नहीं लगता, क्योंकि वो लोग इसको लेंगे उल्टे तरीके नकारात्मक रूप से ही लेंगे। लेकिन अगर वो इसके पे विपक्ष को जाता है तो विपक्ष के पास तो कुछ देने के लिए है नहीं, और उसके बाद भी अगर उसके वो लोग वोट देते हैं तो माना जाएगा कि लोग जो है एनडीए के अंदर भी मोदी जी से नाराज है। जी जी, ये एनडीए के अंदर लोग मोदी जी से नाराज हैं। ये सब कुछ इस बीच जरा रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं उधर। राष्ट्र आप शायद रिजल्ट आ रहा हो, सुनते हैं। Read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, PC Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India
and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. एक सेकंड दे दो। आप चाहते हैं पूरा पढ़ूं या सिर्फ पढ़ देते श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 377 यहाँ पे 377 है, यहाँ एक से कोटा 300 रेड्डी को 300, एक सेकंड राधा कृष्णन जी को 452, श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। धन्यवाद। टोटल 767। तो यहां पे आप सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, वो 15 वोट इनवैलिड हुए हैं, 752 वोट ही वैलिड हुए, 752 वोट ही वैलिड हुए। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने जीता उपराष्ट्रपति का चुनाव, 452 वोट मिले और इसमें 15 वोट इनवैलिड भी हो गए। 667 और 752 वोट जो हैं वैलिड वोट पाए गए और इन 767 वोटों में से 15 वोट जो हैं इनवैलिड हो गए। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं, ये देख रहे हैं आप, और 15 वोट इनवैलिड हो गए, 300 वोट ही मिले हैं। इधर विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी को सीपी राधाकृष्णन 17वें उपराष्ट्रपति नियुक्त हो गए हैं, 17वें उपराष्ट्रपति नियुक्त हो गए हैं। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने जीता उपराष्ट्रपति पद का चुनाव और यहां पर सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 वोट, 452 वोट्स, 15 वोट इनवैलिड हुए, 752 वोट टोटल पड़े और यहां 767 वोट टोटल थे, जिनमें 15 वोट इनवैलिड और इसके बाद 452 वोट पड़े यहां सीपी राधाकृष्णन को और 300 वोट 300 वोट पड़े इधर विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी साहब को, जस्टिस रेड्डी को, और इस प्रकार 17th उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। 17th उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो है वो जीत लिया है सीपी राधाकृष्णन ने। ये खबर आप लोगों तक, और इसके बारे में जानकारी तो हम सबको थी ही कि ये भारी पड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ हुआ है इस पर विचार विमर्श बहुत जरूरी है। सबसे पहले शकील जी आपके पास आता हूं, फिर डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रशांत जी, तमाम आप हमारे साथी बने हुए हैं और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी स्वागत है एक बार फिर से। इस्तकबाल, एक बड़ा दिन आज का और देश को एक नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। जगदीप धनखड़ का चैप्टर खत्म हो गया और उनकी जगह पे जो इधर
कार्यकारी थे हरिवंश जी, उनका चैप्टर भी खत्म हो चुका है और इसके साथ देश को नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मिल गए हैं। 452 वोट उनके पक्ष में पड़े, 300 वोट विपक्ष के पक्ष में पड़े, ये 15 वोट खारिज क्यों किए गए, ये सब भी है। यहां पर बहुत सारे सवाल हैं। जरा शकील जी जल्दी जल्दी छोटा कमेंट। यही असली खेल है जिसको हम बार बार बता रहे थे। 15 वोट इनवैलिड। इंडिया गठबंधन ने कहा था, जयराम रमेश ने कहा था कि 315 वोट हैं हमारे, ऑन रिकॉर्ड कहा जयराम रमेश ने। इंडिया गठबंधन के 315 वोट हैं, वो 315 के 315 वोट डालने आए। उसमें से आप बता रहे हैं कि 300 वोट मिले, 15 वोट इनवैलिड। मतलब ये 15 वोट जो है वो सारे के सारे इंडिया गठबंधन के इनवैलिड किए गए। जादुई स्याही जो पेन है, इसने हमने बताया था, इसीलिए उदाहरण दिया था हमने हरियाणा का। 2016 का चुनाव था, वो आर के आनंद के बाद मेजोरिटी थी, कांग्रेस के बाद मेजोरिटी थी और हार गए थे। शायद 13 वोट अमान्य हुए थे, रिजेक्ट हुए थे 13, जहां तक हमें याद है। कोर्ट गए, उन्होंने कहा वीडियो है पेन बदलते हुए। तो ये अभी सारी डिटेल आ जाएगी थोड़ी देर में, मालूम पड़ जाएगा। मगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनवैलिड वोट कैसे, अमान्य वोट कैसे, वोट खारिज कैसे? छोटी मोटी गलती सामान्य चुनावों में भी होती थी पहले, जब मतपत्र से होते थे। तो बहुत सालों से हम देख रहे हैं, 50 साल के करीब हो गए होंगे देखते देखते उन चुनावों को। हमें कभी उसको नजरअंदाज कर दिया जाता था। नियत देखी जाती थी, इंटेंशन देखी जाती थी कि इंटेंशन क्या है, वोटर का इंटेंशन क्या है। जो बॉक्स बना होता है, इसके आगे पीछे टिक मारने से कुछ नहीं होता। खाना बड़ा वाला वही है चौकोर। ये 15 वोट इनवैलिड इसीलिए। लेकिन ये जो है विपक्ष की ताकत का नमूना है कि यहां पे भी आपको 15 वोट जो है अमान्य करना पड़ेगा। ये जो है एक अलग तरह की बात है, जिसके बारे में हम कह रहे थे कि चुनाव धांधलियां जो हैं, चुनाव में गड़बड़ियां, आपको निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना पड़ेंगे। चंडीगढ़ का उदाहरण हमने इसीलिए दिया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था चंद्रचूड़ ने, लोकतंत्र की हत्या। उसके बाद हमने आज मालूम किया वहीं संसद भवन में कि कहां है अनिल मसीह। कहले काउंसिलर हैं, अपना काम कर रहे हैं, न किसी जेल में है, न कोई मुकदमा झेल रहे हैं। वो जो बिहार का चुनाव है, इसीलिए प्रभाव पड़ने की बात की जा रही है। एसआईआर क्या है, वो यही है ना, सारा का सारा। आप हर जगह जो शक पैदा कर रहे हैं चुनाव के ऊपर, इसीलिए नेपाल की बात बार बार आ रही है। सरकार जो है अगर पारदर्शी तरीके से काम करती है, जनता की सुनती है, खासतौर से युवाओं की सुनती है, उनको सस्ती और अच्छी शिक्षा देती है, तो ये सब नहीं होता है कहीं पे भी। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या जरूरत थी आपको? 452 वोट है आपके पास, 100 से ज्यादा वोटों से वैसे ही जीत जाते हैं आप। लेकिन फिर भी ये जो गड़बड़ी की शंका जो है, ये सारे सवाल पैदा करती है। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, गड़बड़ी की आशंका। जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, यहां पर अंतरात्मा की आवाज क्या इंडिया गठबंधन के लोगों ने नहीं, एनडीए के लोगों ने नहीं सुनी? अंतरात्मा की आवाज क्या यहां विपक्ष जो इंडिया गठबंधन के साथ थे, इंडिया गठबंधन के 15 साथियों के वोट कैसे इनवैलिड हो गए? एक ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यहां पे कि अंतरात्मा की आवाज पर जो चुनाव लड़ रहे थे जस्टिस रेड्डी, क्या उनमें कोई कमी रह गई, या यहां पर पहले से ही जो हम लोग देख रहे थे कि भारी तो उधर वो पक्ष है, यानी एनडीए है भारी, लेकिन अंतरात्मा की आवाज शायद सुनी जाएगी, और जो जगदीप धनखड़ साहब के साथ हुआ है उसका एक भय भी बना रहेगा, इसलिए थोड़ा सा इस चुनाव को और फेयर किया जाएगा। लेकिन यहां रिजल्ट एक तरफा जैसा था, 452 वोट पड़े। इतिहास में अंतरात्मा की आवाज पर एक ही ऐतिहासिक चुनाव हुआ है जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव हरवाया था राष्ट्रपति के चुनाव में, नीलम संजीव रेड्डी। बाद में उनके भाग्य में राष्ट्रपति बनना लिखा था, तो जनता पार्टी की सरकार में वे राष्ट्रपति बने।
तो अंतरात्मा की आवाज तो सिर्फ एक बार सुनी गई है। इस चुनाव में जो शकील जी कह रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। जब 100 से ज्यादा वोटों के अंतर से नरेंद्र मोदी का प्रत्याशी, उनके गठबंधन का प्रत्याशी जीत ही रहा था, तो ये जो 15 वोटों को इनवैलिड घोषित कराया गया, ये क्या संदेश दे रहा है? शकील जी ने कहा कि हम लोगों ने बहुत चुनाव देखे, आप सबने भी देखे। संयोग से आप सब में से मैं शायद एकमात्र व्यक्ति हूं जो सरकारी मुलाजिम भी रहा। मैंने शिक्षक के रूप में मतदान से लेकर मतगणना तक ड्यूटी की और बाद में 36 साल की पत्रकारिता में पत्रकार के रूप में भी रिपोर्टिंग। वो जो शकील साहब संकेत कर रहे थे कि उस दौर में जब कागज का मतपत्र हुआ करता था तो छपे हुए नामों के क्रम में बीच में एक लाइन होती थी, एक सील मतदाता लगाता था जिस पर वोट उसे देना होता था, स्वास्तिक जैसा निशान होता। वो सील कई बार ऊपर नीचे सरक कर लग जाती थी, कभी उस लाइन पर लग जाती थी जहां दो प्रत्याशियों के नामों के बीच में वो लाइन खींची हुई है। तब मतगणना केंद्र पर जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं प्रत्याशियों के, उनके बीच बड़ा बहस मुबाहिसा होता था। हम लोग जब मतगणना कराते थे सरकारी मुलाजिम के नाते, तो एक एक एजेंट को दिखाना पड़ता था कि देखो ये सील गलत लगी है, इसलिए ये किसको दिया गया वोट माना जाए, किसे नहीं दिया गया, इसलिए इसको अलग रखकर अमान्य घोषित किया जाता है। लेकिन यहां तो पढ़े लिखे सांसद देश की संसद में दोनों सदनों में बैठने वाले ज्यादातर पढ़े लिखे हैं, और अगर वे पढ़े लिखे एक आध ऐसा भी हो सकता है जिसकी शिक्षा दीक्षा कम हो, लेकिन जो खुद चुनाव लड़कर आया है, लोकसभा या राज्यसभा में चुनकर आया है, वो वोट डालते समय इतनी बड़ी गलती कर देगा, वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में, कि उसका वोट अमान्य हो जाएगा। और ये सारी गलतियां वे ही लोग करेंगे जो विपक्षी गठबंधन के सांसद हैं। कमाल का लोकतंत्र है भाई। डॉक्टर साहब, कमाल का चुनाव है। देश के सबसे बड़े दूसरे नंबर के पद पर वोट डालने वाले वो लोग 15 लोग, एक आध गलती कर सकता है, 2 गलती कर सकते हैं, और कैसी गलती कर रहे होंगे। वो जो उस चुनाव में गलतियां होती थी, लंबा मतपत्र होता था। आमतौर पर विधानसभा लोकसभा चुनाव में 2, 4, 5, 10, 15 प्रत्याशी हुआ करते थे। तो हो सकता है सील लगाते समय हाथ हिल गया आपका। यहां तो सिर्फ 2 नाम है और पेन से किया जाना है। ये भी नहीं सील लगाते समय ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है कि ये नरेंद्र मोदी का निजाम है, ये अमृत काल है। यहां नरेंद्र मोदी विपक्ष और देश को हर मौके पर यह संदेश देना चाहते हैं कि हर शाख पर अनिल मसीह बैठा है, अंजामे चुनाव क्या होगा देख ली। जी, तो मैं समझता हूं आने वाले कल में इस पर जरूर बहस होना चाहिए कि ये 15 लोग इंडिया गठबंधन के सांसद कौन थे जिन्हें इतनी तमीज नहीं थी कि किसे वोट देना और कैसे वोट देना है। वे दूसरे को दे देते तब भी चलता। मैं इस संख्या में 15 वोट एनडीए गठबंधन की बढ़त में दिखते तो उससे स्वीकार कर लेता, लेकिन ये इनवैलिड कैसे हो गए साहब? ये पहेली तो हल होना चाहिए। जी डॉक्टर जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इनवैलिड कैसे हो गए? प्रशांत जी, कैसे हो गए? ये क्या हो गया? देखिए, दिनकर जी की लाइन याद आ रही मुझको कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, विवेक पहले मर जाता है। एक ऐसा चुनाव जिस पे कोई विवाद ही नहीं है, गिने हुए लोग वोट हैं। इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा कि सत्ता पक्ष अपना उपराष्ट्रपति न बना पाए। एक ऐसा चुनाव जो कि बिल्कुल निर्विवाद हो सकता था, लेकिन चुनाव आयोग, यहाँ पे भी चुनाव आयोग है क्योंकि चुनाव आयोग ने करवाया, यहाँ भी ज्ञानेश कुमार ने अपना सिग्नेचर कर दिया कि कोई भी चुनाव हम गैर विवादित नहीं होने देंगे। चुनाव का मतलब विवाद, चुनाव का मतलब धांधली। ये ज्ञानेश कुमार के सिग्नेचर यहाँ भी आ गए। अब आप देखिए कि इतना निश्चित चुनाव और इतना गरिमामय पूर्ण से हो सकता था ये। इसमें भी अगर आपने
इनवैलिड 15 करवा दिए, जिसकी तो अब क्या होगा कि वो आपने अपनी जीत के दूध में नींबू खुद ही निचोड़ दिया, खुद ही आपने अपना दूध फाड़ दिया। अब ये विवाद एक नया पैदा होगा, 15 लोग कौन है जिनके इनवैलिड हुए, कैसे इनवैलिड हुए, इस पे कहानियां होंगी, इस पे विमर्श होगा। तो इलेक्शन कमीशन को मतलब ये बिना मतलब जिसको कहते हैं कि सेल्फ गोल करना, कि गोलकीपर ही अपना बॉल उठा के गोल में डाल दे, ये काम मतलब इस तरीके का हुआ है कि 300 कितनी एक्यूरेट फिगर है, शकील जी ने बताया 15 वोट, 315 होने थे, 300 मिले, 15 इनवैलिड हैं। अब इस कहानी में कुछ और बचा ही नहीं। तो एक ऐसा चुनाव जिसको बिल्कुल निर्विवाद रूप से कराया जा सकता था, उस पर भी ज्ञानेश कुमार जी ने अपना बायोडाटा लगा दिया। दूसरा ये कि देखिए, बांग्लादेश में अभी हम लोगों ने देखा है किस तरीके से वहाँ का निज़ाम उखाड़ा गया। उनकी राष्ट्रपति यहाँ रह रही भारत में, प्रधानमंत्री। उसके बाद अब नेपाल में हम देख रहे हैं कि लोग मंत्रियों को दौड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री का निवास फूंक दिया, वहां का एक मीडिया हाउस को फूंक दिया। राकेश जी को जोड़ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। एक पूर्व प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी को जिंदा जला दिया गया है नेपाल। बहुत बड़ी खबर है। सोचिए कि कितनी अराजकता है नेपाल में, और ये भारत के पड़ोस में हो रहा है ये सब। तो इस तरीके की चुनाव की धांधलियां, इस तरीके की बातें समाज में बहुत गलत संदेश भेजती हैं, और वो धीमे धीमे जमा होता रहता है। नेपाल में भी एक दिन में नहीं हो गया ना, जमा होता गया। जब उन्होंने इंटरनेट पे प्रतिबंध लगाया तो वो गुब्बारा फूट गया वो। जी राजी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अनिल सिन्हा जी क्या कहेंगे इस रिजल्ट पे? इधर उपराष्ट्रपति का रिजल्ट सामने है, 15 वोट कैंसिल कर दिए गए। नहीं देखिए, ये दो चीज है। ये एक तो चुनाव आयोग का सिग्नेचर इस पे आ गया, इसकी संभावना है। दूसरी संभावना ये भी है कि जो फ्लोर मैनेजमेंट की जिसको कह रहे थे लोग, बहुत चाणक्य टाइप का मामला है और सबका इंतजाम करने वाला, उनका भी है कि वो 15 वोट उन्होंने तोड़ लिए। अगर मान लिया उन लोगों ने ऐसा कर दिया कि उनका न वो मतलब वोट ही न जाए किसी को, अगर ये 15 सांसदों ने अगर मतलब सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में वोट करने के बदले अपना वोट ही बर्बाद कर लिया, तो भी ये इनके खिलाफ जाता है। जो मैं पहले कह चुका हूं कि इसका मतलब है ये कि जब आपकी जीत सुनिश्चित थी, तब आप ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि लोग आपको बेईमान माने, आप वोट तोड़ने वाले हैं, ये आपको माने। और वो जो मैनेजर हैं वो ये साबित करना चाहते थे कि हम देखो कैसे विपक्ष का वोट जो है तो तोड़ सकते हैं। मतलब ये जिसकी जरूरत नहीं है, अगर आपको विपक्ष को तोड़ सकते हैं तो आप खुले में आइए, प्रत्यक्ष में 15 सांसद ले आइए, और 15 सांसदों की ऐसी हिम्मत हो कि आपसे पीछे में डील ना करके ये जो है सामने आकर के बोले कि मोदी जी दुनिया के सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हैं, हम इनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आप ये अनिल मसीह वाला खेल क्यों कर रहे हैं? तो ये जो है, ये दोनों है, चुनाव आयोग पर भी है, इनके निजाम पर भी है, जो मैनेजर है इनके। क्योंकि ये भी संभावना है कि 15 लोग जो है उन्होंने कोई डील के तहत इनको ये कर दिया हो, मतलब अपना वोट बर्बाद किया हो। क्योंकि वहां तो एक चीज है, मतलब हमको मालूम नहीं कि क्या हुआ है, एक पॉलिटिकल एजेंट तो होगा, उसको वोट तो दिखाना पड़ा होगा गिनती करते वक्त। इनको क्या कहते हैं, चुनाव आयोग को जब वो गिनती हो रही होगी तो जैसे बैलेट पेपर तो दिखाना होता है कि भाई ये है वोट, ये गया, और गिनती उसको वहाँ लिखता है, क्या कहते हैं कि ये वोट इनके पक्ष में गया। तो ये तो और वो जो एकदम संभावना नहीं है इसकी कि कोई गलत करे, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार है, और 2 उम्मीदवार में वो भी पेन से टिक लगाना है। उसमें कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस है जिसको कि अच्छा, जबकि प्रधानमंत्री खुद अपना उनका था
एक भी वोट खारिज ना हो, वो ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था। ये इसका मतलब कि दूसरे का मत मतलब खारिज भी हो सकता है, इसकी संभावना। मतलब आप सोचिए कहाँ से कहाँ डेमोक्रेसी का डिबेट जो है, हमको लग रहा है क्या कि आपको बेसिक डिबेट में जाना होगा कि ये चल क्या रहा है, ये लोकतंत्र के कितना खिलाफ है, और उसको वहां से स्टार्ट करना चाहिए जब धनखड़ ने जो है इस्तीफा दिया, क्योंकि आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अभी तक वो आदमी आया नहीं बाहर, उसका किन परिस्थितियों में से इस्तीफा दिया, बल्कि उसका मकान ले रहे हैं, वो जा रहे हैं कहीं पर, वो मकान बनवा रहा है उनका परिवार, वो सारी खबरें मीडिया में आ रही है। लेकिन राजनीति पर जो कल तक जो राजनीतिक या जुडिशरी सब पर मतलब भाषण दिया करते थे, वो एकाएक जो है सो चुप हो गए हैं। क्यों चुप हो गए? देश को जानने का हक है, और ये क्या कहते हैं, इनको बताने की जरूरत है जो सत्ता में है, लेकिन वो एकदम गायब है सिरे से। तो ये खतरा जो है ये डीपेन हुआ है, ये मैं प्रशांत जी से सहमत हूँ कि ये मतलब ये दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग कोई भी चुनाव विवाद और धांधली के बगैर नहीं कर सकता है, और वो अपनी इस इमेज को कायम रख रहा है। दोनों सत्ताधारी पक्ष और ये दोनों अपनी इस धांधलीबाजी के इमेज को कायम रखना चाहते हैं। इमेज कायम रखने का मतलब है एक डर पैदा करना, एक डर कायम रखना कि हम ये कर सकते हैं, आपको जो करना है कर लो, लेकिन हम तो ये करेंगे, हम धांधली करेंगे, हम चोरी करेंगे। ये एक इमेज कायम करना। 15 वोट इनवैलिड पाए गए, इसमें 315 के लगभग। शकील जी, फिर अमलेंदु जी, फिर आपके पास आता हूं। शकील जी, एक इंपॉर्टेंट बात है, अभी आप कह रहे थे 315 वोट या 314 वोट जो इंडिया गठबंधन की तरफ से थे, इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन के 314 की जगह या 315 की जगह यहां 300 पड़े इंडिया गठबंधन को। और लेकिन दूसरी बात, क्या उसमें ये हनुमान बेनीवाल का वोट उसमें शामिल था? क्या चंद्रशेखर का वोट शामिल था उसमें? क्या उसमें आम आदमी पार्टी के वोट शामिल थे? क्या उसमें असदुद्दीन ओवैसी का वोट शामिल था? ये भी एक देखना होगा कि किसके वोट शामिल थे। और क्या इंडिया गठबंधन में सेंधमारी ज्यादा हुई है? क्या क्रॉस जो है यहां के उधर अंतरात्मा की आवाज इधर की ज्यादा सुनाई दी, जो उधर चले गए, जैसे शशि थरूर टाइप के लोग? अंतरात्मा की आवाज नहीं, ये सुविधा की आवाज थी। जहां सुविधा ज्यादा दिखी वहां चले गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के वोट यहां से वहां गए हैं। ये जो 315 हम बता रहे हैं, ये 315 इंडिया गठबंधन के थे। बाकी जो ओवैसी के, बेनीवाल के, ये सब एडिशनल वोट थे, ये अलग से वोट थे, इनके अलावा वोट थे। मगर जो 315 इंडिया के थे उसमें कोई शक नहीं था। वो 315 के 315 मिले हैं। 300 गिने उन्होंने और 15 नहीं गिने। 315 के 315 तो पूरे मिले हैं, 300 गिने और 15 नहीं गिने। लेकिन बाकी जो वोट थे उसमें जिन्होंने वादा किया था इंडिया गठबंधन से, जिन्होंने दिखावा किया था इंडिया से कि हम देंगे, उनमें से किसके मिले किसके नहीं मिले इसकी भी डिटेल आ जाएगी। मगर ये बात सही है कि काफी बड़ी तादाद में एनडीए ने उन वोटों को प्राप्त किया है, और वो वोट किसके हैं ये भी मालूम पड़ जाएगा। लेकिन वही सवाल सबसे बड़ा है कि जब आप जीत रहे थे, 100 से ज्यादा वोटों से जीत रहे थे, तब इन सारे कामों की क्या जरूरत थी? देखिए, चुनाव की विश्वसनीयता बहुत बड़ी बात है। आम चुनावों में खत्म हुई, लोकसभा में खत्म हुई, विधानसभाओं में खत्म हुई, उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो बनी रहने देते। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी अगर आप विश्वसनीयता को नहीं बने रहने देते तो क्या होगा? देश किस पे विश्वास करेगा? युवा किस पे विश्वास करेगा? हम बार बार कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि हमारे यहां सब कुछ शांतिपूर्वक होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। परिवर्तन का माध्यम चुनाव है, केवल चुनाव के माध्यम से ही हम परिवर्तन ला सकते हैं। वो भी अगर आप नहीं करने दोगे तो क्या होगा? स्थिति गंभीर हो जाएगी, खतरनाक हो जाएगी। ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक वोट भी इनवैलिड नहीं होना चाहिए था, कोई जरूरत ही नहीं थी उसकी। लेकिन जहां पे इनवैलिड भी हो रहा है और क्रॉस वोटिंग सत्ता पक्ष के
तरफ भी हो रही है। काहे के लिए? आप कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होती, कोई इनवैलिड नहीं होता, तब भी बड़े आराम से एनडीए के प्रत्याशी राधाकृष्णन जीत रहे थे, 100 से ज्यादा वोटों से जीत रहे थे। सीधा सीधा गणित था। लेकिन इसमें भी ये सारी हेरफेर करने से लोगों का चुनाव के प्रति विश्वास उठेगा। तो यही सबसे गंभीर बात है। जो राहुल गांधी की यात्रा थी, या राहुल गांधी ने जो कहा कि मैं एटम बम ला रहा हूं, या जो कहा हाइड्रोजन बम, वो राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं कि चुनावों की विश्वसनीयता बनी रहे। और ये चुनावों की विश्वसनीयता उपराष्ट्रपति चुनाव से खत्म हो रही है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। आया है शकील जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर बधाई दी है नए उपराष्ट्रपति को। ये लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विजय प्राप्त करने पर श्री सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं। हम संयुक्त विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार श्री बी सुदर्शन रेड्डी गारू के प्रति उनके उत्साहपूर्ण और सिद्धांतबद्ध संघर्ष के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। ये एक चुनाव से कहीं बढ़कर था, ये विचारधारा की लड़ाई थी जिसने इस बात की पुष्टि की कि हमारे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्तावादी प्रवृत्तियों वाली सरकारों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। इसके आगे लिखते हैं कि हमें उम्मीद है कि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति संसदीय परंपराओं के सर्वोच्च मूल्यों को बनाए रखेंगे, विपक्ष के लिए समान स्थान और सम्मान सुनिश्चित करेंगे और सत्ताधारी दल के दबाव में नहीं झुकेंगे। वरीयता क्रम में दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति को लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में स्वतंत्रता, निष्पक्षता और शक्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं जो अभी तक हुआ है। इसके बाद कह रहे हैं हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये चुनाव क्यों आवश्यक था। श्री जगदीप धनखड़ ने मानसून सत्र के उद्घाटन के दिन ही अचानक इस्तीफा दे दिया था। ये अभी भी अस्पष्ट और अनौपचारिक रूप से हुआ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान को हमारी संस्थाओं का अक्षरशः और मूल भावना से मार्गदर्शन करना होगा। ये बात यहां पर कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अपनी बात यहां रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बहुत बड़ी बात यहां रख दी है, सब कुछ यहां पर खोल कर रख दिया है कि आखिर क्या कुछ होना चाहिए, क्या हो रहा है। जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, फिर तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं आप सबके पास भी, और जो साथी बाद में जुड़े हैं आप सबका एक बार स्वागत करता हूं, फिर से इस्तकबाल करता हूं। खबर यही है कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है। 452 वोट उनके पक्ष में पड़े, सांसदों ने उनके पक्ष में 452 सांसदों ने, और विपक्ष के पक्ष में 300 वोट, यानी सुदर्शन रेड्डी साहब के पक्ष में 300 वोट, जबकि 15 वोट इनवैलिड घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड घोषित हो गए 15 वोट। लेकिन यहां पर सवाल यही उठता है कि जो अभी और इसके बाद की परिस्थितियां, क्या जिस संवैधानिक पद पर देश के दूसरे सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया जो अब बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन, क्या वो उस गरिमा को बरकरार रख पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। जो सवाल यहां कह रहे हैं, समझाने के क्रम में अपनी बात रख रहे हैं, सजेशन के क्रम में अपनी बात रख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अमलेंदु उपाध्याय जी। देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पर सीपी राधाकृष्णन के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी, और इसलिए भी ज्यादा होंगी कि जगदीप धनखड़ साहब जो एक लकीर खींच गए हैं चापलूसी की, चाटुकारिता की, और संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर अपनी कहा जाए निष्ठा साबित करने की, तो सीपी राधाकृष्णन साहब के सामने कम से कम वो निष्ठा साबित करने की चुनौती नहीं होगी, क्योंकि वो निष्ठावान स्वयंसेवक है पहले से ही। तो उन्हें ये साबित नहीं करना है कि वो एकलव्य हैं आरएसएस के, तो ये साबित करने की उनके सामने कोई चुनौती नहीं होगी। तो हो सकता है कि शायद संविधान के दायरे में रहकर काम करने की, जब तक ये संविधान है तब तक इस संविधान को माना जाए, जब तक कि संविधान बदल ना दिया जाए, तो हो सकता है ये करें। लेकिन राजीव जी, आपने एक चीज का गौर किया होगा, जिस समय घोषणा की जा रही थी सीपी मोदी साहब की तरफ से, सीपी मोदी साहब सही आंकड़ा नहीं दे पा रहे थे, और जो साथ में महिला खड़ी हुई थी वो उनको समझा रही थी कितने वोट किसके हैं। तो जो अधिकारी हैं जिनको घोषणा करनी थी वो सही आंकड़ा नहीं दे पा रहे थे, तो आखिर जो जिनको घोषणा करनी थी उनके पास सही आंकड़ा क्यों नहीं था? एक सहायक अधिकारी जो है उसको क्यों बताना पड़ रहा था सीपी मोदी साहब को कि साहब असली ये है? देखिए, उनकी फुसफुसाहट जो थी वो आ रही थी, बिल्कुल फुसफुसाहट।
चलिए एक बार उनकी सुधार फुसफुसाहट ये- सुन लेते हैं ना, एक बार सुन लेते हैं हाँ, हिंदी में जो कह रहे थे उसी वक्त। जरा मैं अपनी टीम को कहूंगा कि जरा उसको दिखाइए कि जो यहाँ जब घोषणा हो रही थी, रिजल्ट की घोषणा, तो क्या कुछ चल रहा था। हिंदी वाला भाग जल्दी से लेके आइए स्क्रीन पे, और बहुत महत्वपूर्ण है समझना जो यहाँ अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे हैं। सुनिए जरा, ये जल्दी से लेके आता हूं आप तक, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहीं पे जो अमलेंदु जी कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट कि आखिर रिटर्निंग ऑफिसर हैं सीपी मोदी, और वो उन्होंने चुनाव कंडक्ट करवाया, फिर इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देंगे। और लेकिन यहां ये कि 452 और 300, 315, 15 अवैध, इनवैलिड, ये सारी बातें आ रही थी। अधिकारी हैं वो जानकारी दे रही हैं, उनके साथ साथ इस क्रम में क्या कुछ हुआ जरा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अमलेंदु जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि इसमें उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में ऐसा नहीं है कि सब मोहर लगानी हो। चलिए एक मिनट सुन लेते हैं, रेडी है वो बाइट, सुनिए। In room number F101 Vasudha, first floor, Parliament House, New Delhi, preference votes, and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference vote secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan आप चाहते हैं पूरा पढ़ूं या सिर्फ श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 377, यहाँ पे 377 है, यहाँ एक से कोटा 300 रेड्डी को 300, एक सेकंड राधा कृष्णन जी को 452, श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। धन्यवाद। तो सुन लिए, ये यहाँ पे फुसफुसाहट जो आप कह रहे थे वही यहाँ पे सारी बातें आ रही थी सामने, और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, चलती हैं ये सारी बातें। ज़रा अनिल सिन्हा जी, ज़रा आपके पास आना चाहता हूँ। अनिल जी, यहाँ रिजल्ट जो है वो सामने है, लेकिन इस रिजल्ट के बाद देश की सियासत किस दिशा में, क्या अब बिल्कुल धुआंधार बैटिंग करने वाला है आरएसएस, ये माना जाए? क्योंकि आरएसएस के हैं, अब सारे आरएसएस के हो गए, देश के प्रधानमंत्री आरएसएस, देश के राष्ट्रपति आरएसएस, देश का उपराष्ट्रपति आरएसएस, और क्या चाहिए? नहीं, देखिए एक चीज है कि ये इसमें देखिए जिस तरह से पढ़ा है उन्होंने, वो भी विवाद में आने वाला है। क्योंकि जो आप अंग्रेजी में आप 452 बोल रहे हैं, सुदर्शन रेड्डी का आपने नाम ही नहीं, मतलब लिया ही नहीं, उसके कितने वोट हुए, और उसके दूसरे वाला हिंदी वाला में पढ़ रहे हैं, तो वो और उसमें भी अकड़ बकड़, मतलब ये तो सिंपल है, मतलब लगता है कि जैसे कुछ छिपाना है। क्योंकि आप बताइए कि आप जब पढ़ने के लिए आए हैं तो आपको पहले बोलना चाहिए कि इतने वोट प्राप्त हुए, 2 कैंडिडेट थे, ये मैं पीसी मोदी इसकी घोषणा करता हूँ, ये तो बाद का मामला है ना। वो तो
जो लिख करके लाए थे, हड़बड़ी वो पढ़ थी, रहे थे। ऐसा लगा कि हड़बड़ी थी कि जल्दी से यहाँ पर जोशी राधा कृष्णन का नाम दे दें। हाँ, तो पहले क्या हो, आप पहले तो बताएंगे ना कि ये जो चुनाव हुआ उसमें इतने लोगों ने मतदान किया, उसके बाद इतने लोगों ने मतदान में इनको इतना मत मिला, इतना मत, इसीलिए प्रथम वरीयता इनको इतना मिला है, तो हमने सेकंड वरीयता की हमको जरूरत नहीं थी, हमने प्रथम वरीयता का ये निर्वाचित घोषित होते हैं। ये महपोशी मोदी ये जो लेटर जो है वो जो उनको भेजना है वो लेटर वो पढ़ के सुना रहे थे। अरे वो तो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही, वो जो पत्रकार आया हुआ है वो तो उसकी कॉपी तो आपको देना ही है या वेबसाइट पर लगाएंगे, लेकिन ये तो आपको बताना है। कोई भी जो चुनाव इतने रिजल्ट हमने भी देखे हैं, पहले तो उसमें जो कितने लोगों ने मतदान किया, किसको कितना मत मिला, कितना अवैध हुआ, ये 4 बात बताते हैं। 4 बात अंग्रेजी वाले में तो बताया भी नहीं कि कितना मत सुदर्शन रेड्डी को मिला। इतनी हड़बड़ी और इतनी गड़बड़ी क्यों? एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, आपने जो दूसरी बात कही कि आरएसएस के बैटिंग का, आरएसएस बैटिंग कर रहा है, आप मतलब हम लोगों को ये या मीडिया इसको ढकना चाहता है, मतलब ये क्या कहते हैं गोदी मीडिया और पूरा तंत्र, लेकिन आरएसएस ही बैटिंग कर रहा है। आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये आप देखिए ना, पहले से ये क्या कहते हैं हर एक चैनल की आरएसएस कह रहा है कि उपराष्ट्रपति, इसका मतलब अब तो आपको कोई शक नहीं है कि आरएसएस ने कहा और आरएसएस का प्रचारक उपराष्ट्रपति बना दिया गया। तो ये तो क्लियर हुआ ना कि उसने आरएसएस लोगों को मैसेज दिया कि आरएसएस ही तय करने वाला है, देश का भविष्य अभी उनके हाथ में है। और वो 100 साल की जो उनकी मोहन भागवत जी की ये थी, उसमें भी उन्होंने जो सारी बातें कही है, उसमें नाम आप लीजिए रामकृष्ण परमहंस का नाम, विवेकानंद का आप नाम लीजिए सबका, लेकिन आप कह क्या रहे हैं? कहा यही कि बांग्लादेशी को जो है हम नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को। कहा यही कि क्या कहते हैं ये जो नागरिकता है उसका कैसे होना चाहिए, वही जो है पॉपुलेशन इम्बैलेंस की बात। आरएसएस 100 साल से यही बात कह रहा है, कोई अंतर नहीं आया है 100 साल में कि मुसलमान जो है वो देश पर छा जाएंगे और उनसे सावधान रहो। और वो जो है आप अखंड भारत की बात करते हैं और उसके बाद जो है आपको बांग्लादेश ये सब आपको दिखाई दे रहा है। तो जो नक्शा बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? अरे जब है तो सब है अपना ना, आप कैसे कहेंगे? तो आरएसएस खुल के बैटिंग कर रहा है, सारे सत्ता पर कब्जा किया हुआ है, उसको जो काउंटर होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। एक और लाइन में कहना चाहता हूं कि ये अंतर है जो राइटिस्ट, जो राइट विंग है दूसरे पॉलिटिक्स, जो दूसरी दुनिया की और हिंदुस्तान में, क्योंकि वहां बाकायदा बोलते हैं कि हम कैपिटलिज्म के पक्ष में है, हम जो है लिबरलिज्म के मतलब ये क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर के पक्ष में है। हिंदुस्तान में एक ऐसा है कि कोई ये जो है दक्षिण पंथ जो हिंदुत्व की आड़ लेता है वो और ये बोलता है ये फासिज्म है, ये राइट विंग नहीं है। ये अंतर हम लोगों को समझना चाहिए कि वो जो है इसके आधार पर करना चाहता है, धर्म और इसके आधार पर। वो राइट विंग ये नहीं है। स्वतंत्र पार्टी एक ही राइट विंग ये क्या कहते हैं पक्की पार्टी थी, कभी उसने धर्म का सहारा नहीं लिया, वो बाकायदा कॉरपोरेट और सबके पक्ष में थी, पूरा लिबरलाइजेशन के पक्ष में थी, लेकिन हिंदुत्व नहीं। यही अंतर है और इसमें ये छिप जाते हैं। जो अडानी का पक्ष लेना है लेकिन बोलना है कि ये क्या कहते हैं हिंदू और मुसलमान का, ये अंतर है। और आरएसएस अभी ये जो बचा हुआ है इसी के लिए लाया गया है राधा कृष्णन को। आप ये बात समझ लीजिए कि राधा कृष्णन को लाया ही गया है इसी वजह से कि धनखड़ जो है वो रोल अदा करने में उनको लग रहा था कि जो अब क्रूशियल होने वाला है, अनरेस्ट बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो उसको जो है टैकल करने के लिए एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो एकदम फॉलो करता हो आरएसएस की लाइन। तो वो खुल के बैटिंग करेगा ही। वो सबसे पहले इसका जो एसआईआर आपने देखा बिहार में, और बिहार में ही ये पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा अनफोल्ड होगी, ये मेरा अंदाजा है कि और आपको दिखाई देगा इसका अनेक रूप में आप देखेंगे। ये मैसेज भी यही है 15 जो अवैध वोट हुए हैं कि भाई चुनाव आयोग तो ऐसे ही काम करेगा, आधा बताएगा आधा नहीं बताएगा, और जो बताएगा वो आपके खिलाफ होगा विपक्ष के, ये भी पक्का है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, प्रशांत जी,
कैसे देखा जाए, क्या सचमुच आपको भी लगता है कि अब पूरा कुनबा आरएसएस का है? हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ, कहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से। देखिए, वो एनजीओ ही है। आरएसएस अगर कॉरपोरेट से हाथ नहीं मिलाता और आरएसएस स्वदेशी मंच वाली राजनीति करता रहता तो सत्ता में नहीं आते। ये तो कॉरपोरेट के आगे सरेंडर किया आरएसएस ने। आरएसएस को मैं कोई बहुत वो नहीं मान रहा हूँ कि बगैर कॉरपोरेट के सरेंडर के किए हुए अगर आप चुनाव जीत लें या सत्ता में आ जाएं, या जो आपकी ओरिजिनल जो आपका विचारधारा है जिसके तहत आपने स्वदेशी जागरण मंच बनाया हुआ है, आप एक समाजवाद वाली पॉलिटिक्स पे चलते हैं, तो कॉरपोरेट के आगे सरेंडर करके आप सत्ता में आए हैं। ये कोई इसमें कोई बहुत शाबाशी नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है राजीव जी, कि जो आपने कहा कि एक हेकड़ी, एक दंभ दिखाना है कि हम तो इस चुनाव में भी गड़बड़ करके ही जीतेंगे। एक निश्चित जीत जिसमें की संख्या बिल्कुल गिनी हुई संख्या है और पद भले ही बड़ा हो, चुनाव ये बहुत छोटा है। ये क्लबों या हाउसिंग सोसाइटी के बराबर का चुनाव है। प्रेस क्लब का चुनाव इससे बड़ा चुनाव है संख्या के आधार पर। जी बिल्कुल। लेकिन उसको भी अगर ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग निर्विवाद रूप से नहीं करा पाए, ये कितनी बड़ी विफलता है। जी। अगर ये 15 वोट की कारीगरी नहीं की गई होती तो आज अभी हम क्या डिस्कस कर रहे होते एक घंटे से कि राधा कृष्णन कौन है, सीपी राधा कृष्णन, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी योग्यता क्या है, उपराष्ट्रपति क्या करता है, उसकी राज्यसभा में ड्यूटी क्या है, तमाम सारी चीजें, धनखड़ का इस्तीफा, धनखड़ ने जो परंपराएं स्थापित की हैं उसमें क्या करेंगे, तमाम चीजें हम डिस्कस कर रहे होते। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये चुनाव भी ज्ञानेश कुमार या चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से, निर्विवाद रूप से नहीं करवा पाया। ये क्या जबरदस्ती कोई एक हेकड़ी थोप रहे हैं? और अगर ये हेकड़ी थोप रहे हैं तो देखिए, एक बड़ा स्पष्ट संदेश हमको पड़ोसी से मिल रहा है, पड़ोस में जो हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, नेपाल में जो हो रहा है, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, ऊपर नीचे सब तरफ हो चुका है। तो ये जो दंभ है, ये हेकड़ी है, इसका मैसेज बड़ा गलत जाता है समाज में, और वो मैसेज नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप क्या कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि एक पूरी की पूरी यहाँ पर जो ग्रिप को मजबूत करने की कोशिश आरएसएस की तरफ से, और इसलिए सीपी राधाकृष्णन को लाना, और उसके बाद वो जीत तो रहे थे लेकिन यहाँ अंतरात्मा की आवाज़ और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन 15 वोट इनवैलिड कैसे? जो कह रहे हैं शकील जी, अनिल जी या प्रशांत जी, अमलेंदु जी, उसी दिशा में आप भी सोचते हैं? निश्चित तौर पर राजीव जी, ये जो 15 वोटों को अवैध घोषित कराने वाला मामला, ये सीधे सीधे वही हैकड़ी है जिसका जिक्र प्रशांत जी कर रहे हैं। देश को सिर्फ ये जताना और बताना कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, विपक्ष की एकता में सेंध लगा सकते हैं। इसके अलावा एकता में सेंध से भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि हम जिसका चाहे उसका वोट अमान्य, इनवैलिड, अवैध घोषित करा सकते हैं। आप कितनी भी संख्या इकट्ठी कर दी। यद्यपि प्रतिशत में अगर देखें, अभी जयराम रमेश ने ट्वीट किया जी, पिछले चुनाव में 26% वोट मिले थे इंडिया गठबंधन को, इस दफा 40% वोट मिले। लेकिन यह सवाल अपनी जगह रहेगा कि ये 15 वोट क्रॉस वोटिंग कर जाते तो समझ में आता, अवैध कैसे हो गए। लेकिन मैं इससे आगे की बात करना चाहता हूं। अब घोषित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक
जी सभापति की आसंदी पर होगा, हमें संसद के अगले सत्र का इंतजार करना चाहिए। उस सत्र में हम देखेंगे कि राधाकृष्णन जी क्या बर्ताव करते हैं विपक्ष के साथ। क्या वे धनखड़ की सीमा के भी पार जाकर प्रधानमंत्री और पार्टी और सरकार की ठकुर सुहाती के लिए उसी तरह माइक बंद करते हैं, म्यूट करते हैं जैसे धनखड़ कर रहे मल्लिकार्जुन खड़गे का? क्या वे उसी तरह सत्ता पक्ष के लोगों के बोलते समय मुदित होते हैं, उत्कंठा में भरे हुए प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं, और विपक्ष की तरफ उनकी नजर घूमते ही उनका चेहरा उतर जाता है, जैसे ओम बिरला और जगदीप धनखड़ के उतरते रहे? अब आगे चलकर यह देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब चुनाव हो चुका है। अब लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। देखना यह होगा कि संसद के उच्च सदन का जो सभापति है, क्या वो संसदीय मर्यादाओं के मुताबिक व्यवहार करता है, या वो भी पार्टी के एक फंटर के रूप में सभापति की कुर्सी पर बैठने वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और यहाँ सभापति वही होते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के सभापति, और जगदीप धनखड़ साहब बैठा करते थे। अब उनकी जगह पर सीपी राधाकृष्णन बैठेंगे, और सीपी राधाकृष्णन अब चूंकि देश के 17वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया बन चुके हैं, और चूंकि उनका संबंध आरएसएस से काफ़ी गहरा रहा है, तो आरएसएस की नीति रीति यहाँ साफ साफ दिखाई देगी। अब आने वाले समय में, जैसे आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, की यहाँ पर परिस्थितियाँ कैसी रहती हैं, खासकर राज्यसभा में, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बीच जो विपक्ष के उम्मीदवार थे, यानी रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी साहब ने एक अपना वक्तव्य जारी किया है। उनके वक्तव्य को भी स्क्रीन पर ले आते हैं हम, और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अब वो क्या सोच रहे हैं। उन्होंने सहर्ष अपनी हार स्वीकार तो कर ली है, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ, माफ़ी चाहूँगा, जस्टिस रहे हैं, चीफ जस्टिस नहीं, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, वो लिखते हैं कि आज सांसदों ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में अपना फैसला सुना दिया है। मैं हमारे महान गणराज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अटूट विश्वास के साथ इस परिणाम को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं। हालांकि परिणाम मेरे पक्ष में नहीं है, फिर भी जिस व्यापक उद्देश्य को हम सामूहिक रूप से आगे बढ़ाना चाहते थे, वो अभी भी कायम है। वैचारिक संघर्ष और भी जोर शोर से जारी है। मैं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन को उनके कार्यकाल की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देता हूं। ये बात यहाँ पर अपनी बात रख दी है यहाँ पर विपक्ष के उम्मीदवार सीपी माफ़ी चाहूँगा बी सुदर्शन रेड्डी ने, और इन्होंने बधाई दे दी है सीपी राधाकृष्णन को, जो अगले उपराष्ट्रपति हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं, अगले नहीं, अब उपराष्ट्रपति 17वें हैं। शकील जी। राजीव जी, इस बारे में हम लोगों ने काफी बात कर ली, उपराष्ट्रपति के बन गए हैं, बाकी और होगी क्लोजिंग में हम थोड़ी सी नेपाल की बात करना चाहेंगे, बहुत जरूरी है। आज का सबसे हॉट टॉपिक वही है, उपराष्ट्रपति का चुनाव आ गया। अभी जो राकेश पाठक जी बता रहे थे, कांतिपुर अखबार का जिक्र कर रहे थे, तो हम ये बता दें, क्योंकि नेपाल हम कई बार आते जाते रहे हैं, काफी कवर किया है। सबसे बड़ा अखबार है नेपाल का कांतिपुर, छोटा मोटा अखबार नहीं है वो, सबसे बड़ा अखबार है, सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार है कांतिपुर। उसका दफ्तर जला दिया। दूसरी बात कि इस सबक को हमारे गोदी मीडिया को अच्छी तरह समझना चाहिए। सबसे बड़ा संकट अगर हमारे यहां कभी आएगा, जो ईश्वर करे कभी ना आए, तो वो गोदी मीडिया पे सबसे पहले आएगा। युवा और छात्रों की समस्याएं इसने कभी नहीं उठाई हैं। उनकी शिक्षा, उनकी फीसें, सरकारी शिक्षा का खत्म होना, प्राइवेट में शिक्षा का जाना, नौकरियां खत्म होना, युवाओं की यही समस्याएं। और हम ये और बता दें आपको कि जो वहां हुआ है, जो दक्षिण एशिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ के रूप में हमारे देश में जाने जाते हैं, आनंद स्वरूप वर्मा जी, उन्होंने लिख के कहा है कि गोदी मीडिया वालों मुझे फोन नहीं करना,
मैं तुम्हारे आने वाला नहीं हूं। उन्होंने चैनलों के नाम लिखे 1 2 3 4 5 कि ये लोग मुझे फोन कर रहे हैं, इनसे कह दो कि मैंने गोदी मीडिया का बहिष्कार कर रखा है। ये हालत हो गई है आज कि जो विशेषज्ञ हैं नेपाल के, दक्षिण एशिया के, जिनकी राय सब जानना चाहते हैं, वो मना कर रहे हैं कि मैं अपनी राय लिख के बताऊंगा। आनंद स्वरूप वर्मा जी का आप जिक्र कर रहे हैं शकील जी। आनंद स्वरूप वर्मा का इंटरव्यू अभी से थोड़ी देर बाद इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। इसके बाद इसी मसले पे, नेपाल के मसले पे, उन्होंने गोदी मीडिया को इंटरव्यू देने से, अपने विचार व्यक्त उनके बीच जाकर करने से मना कर दिया, लेकिन अपने साथ उन्होंने बातचीत की है। और अभी इसके बाद आप तुरंत, इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप लाइव देखेंगे, लाइव टेलीकास्ट हम करेंगे और नेपाल के पूरे घटनाक्रम पर, जो ज्वलंत घटनाक्रम है, उस पर उनके विचारों को आप सुनेंगे। तो नेपाल पर भी हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। शकील जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए और इस कार्यक्रम को अब हम समापन की ओर ले चलेंगे, समाप्त करते हैं जल्दी से। शकील जी, बहुत अच्छे मोड़ पे आप समाप्त कर रहे हैं। यही वो बात है जो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, आपको दूंगा, और आपको दिया उन्होंने जी। और गोदी मीडिया को हम यही कह रहे हैं, यही समझना चाहिए कि वहां स्टूडेंट ने और युवाओं ने किया, श्रीलंका में भी उन्होंने कहा था, बांग्लादेश में भी उन्होंने किया था। गोदी मीडिया जो है उनको कहां ले जा रहा है? वो आज काय की चर्चा कर रहा है? राहुल छुट्टी पे क्यों गए? नेहरू पर आरोप, और इस चुनाव में वो बड़ा खुश होकर कह रहा है कि टूट गया इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के इतने वोट इनको मिल गए। अरे सवाल युवाओं का कर लो, छात्रों का कर लो, पड़ोस में क्या हो रहा है ये देख लो आप। बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए हम कांतिपुर का जिक्र कर रहे हैं। कांतिपुर अखबार के हम पाठक भी रहे हैं, पढ़ा भी है, उन्होंने हमको छापा भी है कांतिपुर ने। बहुत बड़ा अखबार है वो, उसमें आग लगा दी जी। तो ये जो है देश के युवा जो हैं उनकी समस्याओं पर बात करना आज बहुत जरूरी है, और यही जो बात है इसको गोदी मीडिया नहीं समझ रहा है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल 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 सही। अमलेंदु जी, एक छोटा सा कमेंट। नेपाल, हाँ बिल्कुल राजीव जी, नेपाल की परिस्थितियां बहुत खराब है और केपी ओली के त्यागपत्र के बाद भी रुक नहीं रहा है। कई भवनों को आग लगाई जा रही है, एक जेल में आग लगा दी गई, और 2 पूर्व प्रधानमंत्री जो है उनकी काफी ज्यादा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, और एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, रामनाथ खनाल की पत्नी को। दूसरे शेर बहादुर देववा, उनकी पत्नी को जो है जबरदस्त तरीके से मारा पीटा गया। और जैसा मैंने शुरू में बताया राजीव जी कि जो संजय राउत ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री को टैग करके ये बात कही है कि हमें सबक लेना चाहिए पड़ोस से, और भारत के नीति निर्माताओं को इस पर काफी ज्यादा विचार की आवश्यकता है। और जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पड़ोस में हमारी अशांति है तो ये हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन है राजीव जी ये कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है, ये नेपाल की तो सरकार की विफलता, वहां के राजनीतिक सिस्टम की विफलता तो है ही, लेकिन उससे बड़ी विफलता मोदी सरकार की है, क्योंकि वो नेपाल जिसकी राजनीति को हम संचालित किया करते थे, वहां प्रधानमंत्री कौन होगा हम तय किया करते थे। और खासतौर से जैसा कि हम लोगों ने दिन में ब्रेकिंग में बताया था राजीव जी कि जब प्रचंड ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा तो उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि भारत के जो तत्कालीन राजदूत थे राकेश सूद, उन्होंने जो था वो तख्ता पलट करवाया। तो यानी हमारी स्थिति वहां तख्ता पलट कराने की होती थी। और आज अगर नेपाल चल रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं अपने नागरिकों से कि हम जो है निगाह रखे हुए हैं, तो इससे बड़ी विफलता हमारी कोई नहीं हो सकती कि हमारे चारों तरफ आग लगी हुई है। और हम जब पूरे साउथ एशिया को एक तरीके से कहा जाए गवर्न करते थे, आज हम जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ये नरेंद्र मोदी की 11 वर्षों की सबसे बड़ी विफलता है, और नरेंद्र मोदी की विफलता की वजह से ही भारत की विफलता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भारत की विफलता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी निगाहें टिकी रहेंगी, बनी रहेंगी उधर नेपाल के घटनाक्रम पे भी, और नेपाल से संबंधित तमाम घटनाक्रमों को, तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी इस कार्यक्रम को हम समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आनंद स्वरूप वर्मा, जिनके बारे में बता रहे थे हमारे साथी शकील अख्तर जी, नेपाल से संबंधित तमाम मसलों पर गहरी पकड़ रखने वाले, उनका इंटरव्यू अभी आप देखिए इस कार्यक्रम के बाद। और आप तमाम साथियों से बहुत बहुत शुक्रिया के साथ विदा
विदा की अनुमति चाहता हूं। बहुत शुक्रिया शकील जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी, अनिल जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों जो हमारे साथ लगातार बने रहे सुबह से 2 घटनाक्रमों पे, और उम्मीद हम यही करें कि जल्दी से जल्दी नेपाल शांत हो, लेकिन नेपाल से जो भी खबर आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी इजाजत चाहता हूं। आप तमाम साथी, आज आप लोगों के कमेंट नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोगों का साथ, भरपूर साथ मिलता रहता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत और अगले कार्यक्रम की ओर आप भी बढ़िए। देखिए नेपाल में क्या कुछ चल रहा है।